जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स, लॉ एंड मोशन, बल तथा गति के नियम। तो ये जो चैप्टर है आपकी कक्षा 9 का चैप्टर है। इस चैप्टर में आप जो है गति के सारे नियम पढ़ेंगे। 3 ही नियम है गति के, इसमें न्यूटन बाबा के बारे में जानेंगे, न्यूटन साहब के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को बिना समय खराब करे हुए। ये जो क्लास है आपकी वन शॉट है, इसमें हमने कवर करा है सारा चैप्टर आपका। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है फोर्स की। फोर्स क्या होता है? फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स को बोलते हैं हिंदी में बल। इसको बोलते हैं हिंदी में बल। क्या होता है फोर्स? क्या होता है बल? तो भैया बड़ी सीधी सी बात यह है कि अगर किसी वस्तु को हम खींचें या धकेलें तो उसको ही क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं बल। पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज फोर्स। किसी वस्तु को खींचना और किसी वस्तु को धकेलना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु को पुल करना, पुश करना और पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स। खींचना या धकेलना बल होता है। आसान है, आसान है, आसान है। किससे लिखते हैं फोर्स को? फोर्स को लिखते हैं हम एफ से। और फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि न्यूटन किसकी यूनिट है? तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है। ठीक है, ओके। और न्यूटन को किससे लिखते हैं हम? एन से लिखते हैं। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या प्रभाव है? क्या प्रभाव है फोर्स के? बल के प्रभाव क्या है? बल के प्रभाव, पहला कि फोर्स कैन मेक स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, स्टाइलस बोलते हैं इसको, ये यहाँ रुका हुआ है। अब इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, देखो, तो किसमें आ गया? मोशन में। तो फोर्स क्या करता है? वो रुकी हुई चीजों को मोशन में ले आता है, पहली बात। और दूसरी, जो वस्तु मोशन में होती है उसको रोक सकता है। और तीसरा, वो किसी की दिशा भी चेंज कर सकता है। भाई उधर से कोई साइकिल लेके आ रहा है, पकड़ लो एकदम से, फोर्स लगा दे, रुक गई तो उसको रोक दिया। और तीसरी, दिशा बदल सकता है। कैसे? उधर से जो है मतलब बॉल आ रही है ऐसे ठप्पा खाती हुई, इधर से बैट लिया, ऐसा मारा इधर को साइड में, तो क्या हुआ? दिशा बदल दी हमने। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्या है? फोर्स चेंज द स्पीड एंड मोशन ऑफ द बॉडी। अगर किसी वस्तु आ रही है, कोई वस्तु, और वो मोशन में है, उसे और तेज मोशन में भी कर सकते हैं, उसको धीमा भी कर सकते हैं। ये सब कौन करता है? ये फोर्स करता है। ठीक है। और एक बात और, जो फोर्स होती है उससे हम किसी वस्तु का साइज और शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। अब भैया फोर्स है दो तरह का। एक तो हमारे पास में फोर्स है, उसका नाम है संतुलित बल, और एक का नाम है असंतुलित बल। चलो समझाते हैं क्या होता है बच्चों संतुलित बल। संतुलित बल का मतलब है कि ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, जिसमें परिणाम कितना हो? शून्य हो। मतलब अगर हम इधर से कोई फोर्स लगाते हैं किसी चीज पे, उतना ही फोर्स हम इधर से लगाएं, दोनों तरफ से अगर हम बराबर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज कहीं नहीं जाएगी। यानी इसका नेट रिजल्ट जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। जैसे आपने देखा होगा, आप बाजार में गए आलू लेने, जब आलू लेने गए बाजार में, तो तराजू है, उसने तराजू में 1 किलो आलू धर दिए और 1 किलो बाट धर दिया, और जब वो दोनों बराबर आ गए तभी तो आप लेके आओगे। तो जब दोनों बराबर हो जाते हैं वो क्या है? बैलेंस फोर्स है। लेकिन जब आलू नीचे, बाट ऊपर, तब भी आप ले आओगे, आप फायदे में देखोगे ना। जब बाट नीचे आ गया, तराजू पर आ गया, तो आप लेके नहीं आओगे कि कम है भाई, इसमें और डाल दे। फिर और डालेगा, फिर बराबर आ जाएंगे। तो जब बराबर आ जाएगा ना तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ईंट है, ये एक ईंट है, ए बी सी, ये ईंट है। इस ईंट पे एक बच्चे ने फोर्स लगाया उस तरफ, इधर कितना लगाया उसने? फोर्स लगाया 5 न्यूटन। अब इसी ईंट पे एक बच्चे ने इधर से फोर्स लगाया, उसने भी कितना फोर्स लगाया? 5 न्यूटन। दोनों बच्चों ने एक ईंट पे 5-5 न्यूटन फोर्स दोनों साइड से लगाया। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। क्योंकि नेट रिजल्ट तो जीरो ही है, 5 से 5 का तो जीरो बचा। अच्छा, अब आते हैं अनबैलेंस पे, असंतुलित पे। ठीक है, असंतुलित क्या होता है? इसमें जो नेट रिजल्ट है वो जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है। कम ज्यादा किधर भी हो सकता है। ये वही वाली बात है बेईमान दुकानदार वाली, वो जो है कम देता है सामान आपको। हाँ, इसमें क्या होता है कि अगर हमने एक ईंट ली, ये इस तरीके से,
इस ईंट पे एक बच्चे इधर से फोर्स कर रहा है 7 न्यूटन, इनने बोला है 7 न्यूटन, और उसी ईंट पे इधर से फोर्स कर रहा है किसी बच्चे ने 9 न्यूटन। आप क्या देख पाएंगे कि जो ईंट है वो इधर खिसक आ जाएगी, क्यों? क्योंकि इधर से 7 लग रहा है, उधर से 9 लग रहा है, तो इधर खिसक के आ जाएगी, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसका जो रिजल्ट है वो जीरो नहीं है, दो है इसका रिजल्ट। इसलिए हम कहते हैं कि जिसका रिजल्ट जीरो वो संतुलित बल, जिसका रिजल्ट नॉन जीरो वो असंतुलित बल। अगला है इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए अप्लाइड फोर्स, अच्छा ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अगला है लॉ ऑफ मोशन। भैया गति के कुछ नियम है, समीकरण आपने पहले चैप्टर पढ़ी थी 8वें में, मोशन वाले में। यहाँ पे गति के कुछ नियम है, और नियम किसने दिए जी? नियम दिए न्यूटन साहब ने, न्यूटन बाबा जी ने जो है नियम दिए हैं गति के 3 नियम, बड़े ही फेमस नियम है तीनों गति के। पहला नियम देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसी को नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं इसको, जड़त्व का नियम इसी का नाम है। क्या होता है फर्स्ट लॉ मैं बताता हूँ। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स आकर के ना लगे। बात समझ में आ गई? इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट विल बी मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इट विल बी रेस्ट, देयरफॉर नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जब तक कोई बाहर से फोर्स आकर के ना लगे वो रेस्ट में ही रहेगी। जैसे जो स्टाइलस है मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, तो यही रहेगा ये जब तक इसको बाहर से आगे फोर्स कोई आगे ना लगे। बात समझ में आ गई? तो ये गति का हमारा पहला नियम कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो गति का नियम है उसका हमारे जीवन में क्या यूज है उसे और देख लो। यहाँ से पेपर में सवाल बनता है, ए पर्सन स्टैंडिंग ए बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग। अरे एक आदमी खड़ा है ऐसे, जैसे ही बस आगे चलते एक तो पीछे हो जाता है वो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का पहला नियम लग रहा है, वस्तु बस रेस्ट में थी वो भी रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही बस मोशन में आई उसके पैर तो मोशन में आ गए लेकिन बॉडी किसमें हो गई? रेस्ट में, तो पीछे हो गिरी ना वो। तो ये इसका मतलब है। दूसरा इसका उल्टा है, दूसरा क्या है, ए पर्सन स्टैंडिंग है मूविंग बस फॉल ऑन द। अच्छा, इसमें से खड़ा आदमी, बस जा रही है वो भी चल रहा है, लेकिन बस ने ब्रेक लगा दिया, एक दूसरा आदमी कैसे झुकेगा? आगे झुकेगा, क्यों? क्योंकि पैर तो उसके मोशन में ही थे, वो पूरी बॉडी मोशन में थी उसकी, लेकिन बस वाले ने ब्रेक लगा दिया तो बस ब्रेक में लग गई और पैर भी रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर का जो थर्ड है उसका वो तो मोशन रहा, तो वो आगे झुक गया। नेक्स्ट, बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ। अच्छा, इसमें क्या, जो कपड़े हैं हमारे, कपड़े धोए हमने, कपड़े धोकर जैसे कपड़े ऐसे जोर से झटका तो सारी सारी मट्टी जो है पानी बाहर निकल जाता है ना, जल्दी सूख जाता है। कैसे? कि पूरा कपड़ा रेस्ट में था तो वाटर मॉलिक्यूल भी रेस्ट में थे, लेकिन जैसे ही कपड़े को मोशन लेके आए, मॉलिक्यूल तो रेस्ट में ही थे, कपड़ा मोशन में आ गया तो उससे बाहर निकल गए। नेक्स्ट, व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड। इसका कहने का मतलब है कि जब कैरम खेलते हैं हम, तो कैरम में सारी गोटी लाइन से लगा दी, तो उसमें फिर स्ट्राइकर ऐसे जोर से मारते हैं, स्ट्राइकर नीचे वाली गोली को स्टार्ट निकाल लेता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग से नीचे हो जाती है, फिर मारते हैं फिर बिल्डिंग नीचे जाती है, बिल्डिंग छोटी होती रहती है और गोली उसमें से निकलती रहती है। तो ये क्या है गति के सब पहले नियम के ही एग्जाम्पल है। चित्र में देखो, साइकिल में, साइकिल वाला जा रहा है, ब्रेक लगाए, आगे गिर गया, पहला नियम है इसका भी। अब मास एंड इनर्शिया, द्रव्यमान और जड़त्व। क्या है द्रव्यमान और जड़त्व? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट टू गेट डिस्ट्रीब्यूट इट स्टेट कॉल्ड इनर्शिया। अब जो किसी भी वस्तु को मोशन करने का विरोध करता है, जैसे मैं खड़ा हूं, जैसे मेरे में कोई बच्चा धक्का मारेगा ऐसे, तो मैं कोई हिल थोड़ी जाऊंगा, क्योंकि मेरे में मास है ना, वो विरोध करता है किसी के मोशन के, वो उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व होता है। वो क्या होता है? किसी वस्तु की वो प्रॉपर्टी होती है, वो गुण होता है जो उसको मोशन करने का विरोध करता है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय द मास। किससे नापते हैं इनर्शिया को? द्रव्यमान से नापते हैं, मास से नापते हैं। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? मास के। इनर्शिया जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मास के। किससे नापते हैं इसको? हम मास से नापते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर इनर्शिया बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, और मास घटेगा तो इनर्शिया भी घटेगा। ए हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया। जो हैवी हैवी ऑब्जेक्ट है उनका ज्यादा जड़त्व है। ट्रक है, ट्रक का तो ज्यादा जड़त्व है, ज्यादा इनर्शिया उसका, क्योंकि मास ज्यादा है ना। साइकिल है, कम है उसमें इनर्शिया क्योंकि मास कम है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगला मोमेंटम। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोमेंटम, या क्या है हिंदी में संवेग। ओके,
समवेग, वेग के साथ। क्या है मोमेंटम? तो बात देखो सीधी सी ऐसी है कि जैसे ये मार्कर है, मान लो मार्कर है, इसका कुछ तो मास होगा। अब मैं इसको से फेंक के मारूं जोर से, तो वो इसकी क्या होगी? वो वेलोसिटी होगी। तो जो इसकी वेलोसिटी है उसकी और इसके मास की क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, वही क्या होगा? वही मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। वेग और द्रव्यमान की क्या करनी है? गुणा करनी है, उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? ये रहा, E बराबर m इंटू वी। वी फॉर वेलोसिटी, एम फॉर मास, ये मतलब मोमेंटम। बात क्लियर है? ओके, क्लियर है। एक एग्जांपल है, हमारे पास में ये मार्कर है, अगर हम किसी के फेंक के मारे तो शायद उसको चोट ना लगे, लेकिन इतनी मोटी हमारे पास ईंट और वो फेंक के मारे चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि ईंट का मास ज्यादा है ना। इसका मतलब ये है कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोमेंटम के। अगर मास बढ़ेगा मोमेंटम भी बढ़ेगा। और वेलोसिटी भी क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोमेंटम के। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा। इसको कैसे समझेंगे? जैसे मार्कर है, कोई बच्चा बैठा है, ऐसे मारा था, आराम से मारा तो लगी, और पूरी तेज ऐसे जोर से मारा तो जोर से चोट लगेगी, लेकिन मास तो बराबर ही था दोनों भाई में। लेकिन एक बार वेलोसिटी तेज थी, एक बार वेलोसिटी कम थी, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी यूनिट होती है बच्चों मोमेंटम की किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। मास की यूनिट देखो फॉर्मूले से निकालेंगे ना, एम इंटू वी। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। बस, तो ये किसकी हो जाएगी? मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी। सो सिंपल। चले नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, एक सवाल है, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ स्टोन हैविंग ऑफ मास 10 किलोग्राम? व्हाट इज द ओके मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी। आसान है सवाल, बिल्कुल नर्सरी वाला सवाल है। मास कितना है? 10। वेलोसिटी कितनी है? 2। कितना आंसर हो जाएगा? 20। यूनिट क्या है भैया इसकी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। अरे, ये सवाल भी इसी का ही है। तो यहाँ पे मोमेंटम निकाला बुलेट का, बंदूक की गोली है 25 ग्राम की है, 100 मीटर से जा रही है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपका आंसर कितना आया है। उम्मीद है आंसर सही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये जो बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है मोमेंटम का चेंज। अच्छा, मोमेंटम पता है, समझ में आया? हाँ, उसी मोमेंटम में क्या करना हमें? चेंज इन, अरे यार, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम हमें क्या निकालना है? चेंज निकालना है, बस। अगर मोमेंटम में चेंज निकल के आता है और उसके में फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है तो गति का सेकंड नियम कहलाया जाता है। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इज टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जब किसी वस्तु के मोमेंटम में चेंज निकाला जाता है और उस चेंज को निकालने के लिए हमें कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गति का दूसरा नियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है गति के सेकंड नियम का, कि मतलब कैसे उसका नियम निकल के आता है। हालांकि इसमें तो पहले हुआ ही पड़ा ही है। तो मान लो किसी वस्तु का मास है m, मान लिया हमने मास किसी वस्तु का। मास कितना है? m है किसी वस्तु का। वेलोसिटी कितनी है उस वस्तु की? v है। ये तो इनिशियल हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी v। और इनिशियल कितनी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी u। ठीक है, अब मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम निकालने का तरीका ये है कि मान लो ये मोमेंटम है, मोमेंटम निकालना है, तो जो बाद वाला मोमेंटम है उसमें से पहले वाला मोमेंटम हटा देंगे, निकल क्या जाएगा? इसमें क्या दिमाग लगाना है? ठीक है, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? m इंटू वी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी। लेकिन एक को हम इनिशियल ले लेंगे और एक को हम क्या ले लेंगे बच्चों? एक को हम फाइनल मान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम फाइनल मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे? इनिशियल। तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू। अब इसमें से m कॉमन ले लेंगे, ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? v माइनस का u अपॉन में t। ये हमारा क्या है? मोमेंटम। और यहाँ पे इसे हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे जिसको हम लिखते हैं फोर्स। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? m v माइनस का u अपॉन में t। ये हमारा सेकंड नियम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 1 न्यूटन क्या होता है पूछेगा आपसे। 1 न्यूटन क्या होता है? तो व्हेन एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इज सीन इन ए बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। भैया 1 किलोग्राम किसी वस्तु का मास है,
और उसे 1 मीटर पर सेकंड से त्वरित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको त्वरित कर देते हैं। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर 1 किलो की वस्तु को त्वरित कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम आ गया। गति का तीसरा नियम तो बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चे जैसा है, बिल्कुल बच्चे। क्या है गति का तीसरा नियम? गति का तीसरा नियम ये है कि अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, किसी पे भी फोर्स लगाते हैं, तो भैया वो वस्तु भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है। जितना फोर्स हम लगाते हैं उतना ही फोर्स वो वस्तु हमारे ऊपर लगाती है। तो इसको बोलते हैं गति का थर्ड लॉ। ठीक है, जैसे हमने दीवार पे फोर्स लगाई ऐसे जोर से, तो दीवार भी हमारे ऊपर क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसकी कुछ एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज होता दिखता है। बंदूक की जब गोली से बंदूक चलाई जाती है, बंदूक से जब बंदूक की गोली चलाई जाती है, तो गोली तो आगे भागती है लेकिन बंदूक पीछे आती है। तो गति का कौन सा नियम है वहां पे? तीसरा नियम है। इस नदी के किनारे इस नाव से जैसे कोई बंदा आगे कूदेगा तो ये तख्ता जो है पीछे को सरक जाएगा, ये भी गति का तीसरा नियम है। और ये बोट वाला गन वाला हो गया, तो यहाँ पे सेम है, वॉकिंग इज कैपेबल ऑफ थर्ड लॉ। जब हम सड़क पर चलते हैं तो गति का तीसरा नियम ही यूज करते हैं, क्योंकि हम जब जमीन पर फोर्स आएंगे, जमीन हमारे पैर फोर्स लगाती है तो हम पैर को उठा पाते हैं। इस तरीके से हमारे गति का तीसरा नियम भी खत्म हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट खत्म हो गया आपका चैप्टर। ठीक है, हाँ, तो आपका चैप्टर यही था, हमने जो जल्दी से खत्म करने की कोशिश करी। तो आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो आपसे हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।